नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का टॉपिक होने वाला हमारा सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम। जो सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा हुई थी उसमें जो हमारे क्वेश्चन आए हैं सबको पढ़ेंगे पूरी डिटेल में। उससे बनने वाले सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। ये हमारी सीरीज है, जो जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं सबको कंप्लीट कराया जा रहा है कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा किस किस टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं, उन सबको देखते हैं पूरा विस्तार पूर्वक। तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। यदि आपने अभी तक पिछले पेपर नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जा सकते हो और पिछले पेपर देख सकते हो जो हमारे एग्जामों में आज तक पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है आयोग वह जन्मे हैं। आयोग वह कहां जन्मे हैं, ये पूछा है क्वेश्चन। बताना आयोग वह कहां जन्मे हैं या आयोगवा का जन्म कहां हुआ है। तो आपको याद रखना, जो हमारे आयोगवा होते हैं इनका जन्म हुआ है संस्कृत में। अगर पूछा जाए जन्म कहां हुआ है तो बताना इनका जन्म संस्कृत में होता है। आयोगवा की परिभाषा पूछी जाए कि परिभाषा क्या है आयोगवा की, तो परिभाषा में आपको बताने हैं ऐसी ध्वनि जो ना तो स्वर हो और ना ही व्यंजन हो। ऐसी ध्वनि जो ना तो स्वर हो ना ही व्यंजन हो क्या कहलाती है, आयोगवा कहलाती है। ठीक है, क्या क्या आते हैं आयोगवा के अंतर्गत तो आपको बताना है। आयोगवा के अंतर्गत अनुस्वार और दूसरा विसर्ग आते हैं। अनुस्वार और विसर्ग हमारे आते हैं। ठीक है, याद रखना। तो क्वेश्चन क्या था, आयोगवा कहां जन्मे है, आपको बताना आयोगवा का जन्म कहां हुआ है, हमारा संस्कृत में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है हमें बताना है अर्ध विवृत स्वर नहीं दिया गया है। ऐसा बताना कौन सा अर्ध विवृत स्वर नहीं है। स्वर से क्वेश्चन है और पूछा गया है अर्ध विवृत नहीं है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारा मुख के आधार पर। किस आधार पर, मुख के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। मुख के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो मुख के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं। पहला विवृत होता है, उसके बाद अर्ध विवृत होता है, तीसरा अर्ध संवृत होता है और लास्ट संवृत होता है। ये क्या होते हैं हमारे मुख के आधार पर स्वरों के भेद दर्शाए गए हैं जो आपके पूछा गया है अर्ध। अब देख लेते जो विवृत के अंतर्गत आता है। विवृत के अंतर्गत सिर्फ आता है आ। अर्ध विवृत में क्या आते हैं हमारे, ए आता है, अय आता है और औ आता है। जबकि अर्ध संवृत में क्या आता है, ए और ओ आते हैं। बचे हुए सब संवृत में आ जाते हैं, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, उ, उसके बाद उ। ठीक है, अब देख लेते हैं जो क्वेश्चन था। देखो कुछ भी पूछा जा सकता है इस एग्जाम में। तो ये पूछा गया है अर्ध विवृत स्वर नहीं है। ये भी पूछा जा सकता है कौन सा है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन बन जाए मुख के आधार पर आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा हमारा अर्ध विवृत स्वर नहीं है। तो अर्ध विवृत में हमारे ये होने हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए यही दिया गया था जो हमारा आंसर माना गया है। जबकि ए और औ तो है, ए हमारा नहीं है, तो फिर ए क्या होगा, तो बताना सर ये अर्ध विवृत नहीं है, ये अर्ध संवृत है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है। फ्यूचर में कोई आता है यहां से आप उड़ा देना बिल्कुल धूल। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अपनी क्लासों में कई बार हम इसका जिक्र करते रहते हैं। यदि विशेषण का प्रयोग कर्ता से पहले किया जाए तो वह विशेषण क्या कहलाता है। यदि विशेषण
का प्रयोग कर्ता से पहले किया जाए, पहले किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? यदि विशेषण का प्रयोग कर्ता से पहले किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, और बाद में किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? अगर कर्ता से पहले किया जाए तो उसे कहते हैं उद्देश्य विशेषण। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं, एक शब्द लिख देते हैं, पागल लड़का चला गया। अब देखो यहां पर क्या है, कर्ता लड़का था, उससे पहले प्रयोग कर दिया गया है पागल, और पागल क्या है हमारा विशेषण है। तो ये जब पहले प्रयोग किया गया है तो क्या बनेगा, उद्देश्य विशेषण बन जाएगा। अगर ये बाद में प्रयोग करते हैं तो हमारा विधेय विशेषण बन जाता। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, अग्नि शब्द का तद्भव बताना है। बच्चों वाला क्वेश्चन है, अग्नि का तद्भव पूछा है। तो अग्नि का तद्भव क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, आग अग्नि का तद्भव है। मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश बताना है। मछली के समान आंखों वाली के लिए एक वाक्यांश बताना है, क्या होगा। मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द बताना है, क्या होगा। तो मछली के समान आंखों वाली क्या होती है, मीनाक्षी, अर्थात मीन के समान आंखों वाली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो दिया गया है अनुप्रास अलंकार से। अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया। अभी हम जब लास्ट कुछ पेपर कर रहे थे तब हम जिक्र कर रहे थे कि क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि कौन सा अलंकार क्या है, और यहीं पर ये पूछ लिया गया है कि हमारा अनुप्रास अलंकार है, बस क्या है ये, अर्थ है, शब्द है या उभयलिंग है। तो आपको याद रखना जो हमारा अनुप्रास अलंकार है ये क्या है, हमारा एक शब्द अलंकार है। आज अनुप्रास अलंकार पूछा है, कल को कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं, अगर पूछा जाए तो बताना। इसके 7 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं। पहला होता है जो दिया गया है अनुप्रास, दूसरा दिया गया जाता है यमक, अनुप्रास यमक, और तीसरा श्लेष जिसका शाब्दिक अर्थ चिपका होता है। यमक में 2 बार शब्द आते हैं। उसके बाद अनुप्रास यमक श्लेष विप्सा। उसके बाद नेक्स्ट होता है वक्रोक्ति, वक्रोक्ति। ठीक है, कितने हो गए 5, 2 बचे हैं। एक होता है पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और एक होता है पुनरुक्ति बदाभास अलंकार। तो ये हमारे 7 अलंकार है जो शब्द अलंकार है। इसके बचे हुए अलंकार हमारे अर्थ अलंकार होते हैं। तो अनुप्रास का क्वेश्चन था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि अलंकारों का संस्थापक कौन है, क्वेश्चन पूछा जाता है अलंकारों का संस्थापक, अलंकारों का संस्थापक किसे बोला गया है, तो संस्थापक बोला गया है आचार्य वामन जी को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, वह जमीन जिसमें कुछ पैदा ना हो उसके लिए वाक्यांश बताना है। पहला मीनाक्षी पूछ लिया था, मीन के समान वालों। अब ये पूछ लिया वह जमीन जिसमें कुछ पैदा ना हो, वाक्यांश बताना। एक शब्द क्या होगा जिसमें कुछ पैदा ना हो, क्या होता है, तो वह जमीन जिसमें कुछ पैदा ना हो उसे कहते हैं ऊसर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, प्रत्येक शब्द में संधि बताइए। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि होगी। प्रतिधन एक अर्थात प्रति एक, प्रतिधन एक अर्थात प्रति एक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है 9, शुद्ध वाक्य छांटना है। 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें कौन सा हमारा शुद्ध रूप से दिया गया है। पहला क्या दिया है, मैंने कपड़े पहनने हैं,
उसके बाद मुझे कपड़े पहनने हैं, मेरे को कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनना है। देखो मेरे को तेरे को तो मैं बता चुका हूं, कोई शब्द होते ही नहीं है, जहां मिल जाए आंख बंद करके गलत कर देना। ठीक है, यहां से ये गलत हो जाएगा। अब बचे दो। अब बताओ ए और बी में से कौन सा हमारा आंसर हो सकता है? मैंने कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनने हैं, तो मैंने तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा शुद्ध? मुझे कपड़े पहनने हैं, आंसर हमारा बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना 10। क्या दिया गया है? चारा फेंकना, मुहावरे का अर्थ बताना है। चारा फेंकना, भ्रमित करना, प्रलोभन देना, पशु को घास देना, उसके बाद सिर पर गठरी उठाना। चारा फेंकना क्या होगा? लास्ट के दो तो खत्म हो गए बिल्कुल। अब इन दो में से बताने कौन सा होगा? भ्रमित करना, चारा फेंकना, या प्रलोभन देना। तो प्रलोभन देना अर्थात लालच देना क्या हो जाएगा? हमारे मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देख लेते हैं, जो हमारा दिया गया है, बेसज्जन पुरुष कौन है? इस वाक्य में अनावश्यक शब्द बताना है। पूरा वाक्य लिखा है, इसमें देखो लिखा है एक बे, दूसरा सज्जन, तीसरा पुरुष, उसके बाद चौथा कौन या है। इन शब्दों का प्रयोग किया गया। इन शब्दों में आपको बताना कौन सा फालतू का शब्द है अर्थात अनावश्यक है। क्या सज्जन अनावश्यक है, क्या पुरुष अनावश्यक है, क्या बे अनावश्यक है, या है अनावश्यक है? कौन सा शब्द हमारा अनावश्यक है? अब आप बोल के देख सकते हो, जैसे वह सज्जन कौन है, ये बोल के देख लो तो पुरुष अनावश्यक हो जाएगा। अगला बोल के देख लो, वे पुरुष कौन है, ठीक है, ऐसे बोल के देख लो, जो भी आपको लगता है शुद्ध आधार पे। ठीक है, आप बे हटा के देख लो कि सज्जन पुरुष कौन है, कौन सा आपका अनावश्यक माना गया है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो इसमें अनावश्यक शब्द माना गया है पुरुष को। वाक्य शुद्ध बनता है वह सज्जन कौन है, तो क्या हो जाएगा अनावश्यक हमारा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन थे? राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है हमारे? तो ये आ जाएंगे हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो बताना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। बात कर लेते इनके जन्म की, कब हुआ था तो बताना। 1896 में इनका जन्म हुआ है, और उसके बाद 1961 में ये अपना इलाहाबाद में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बचपन का नाम पूछा जाता है, तो याद रखना सूर्य कुमार इनके बचपन का नाम था। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण इनकी जो रचनाएं आती है, जैसे रचना है परिमल, परिमल के बाद अनामिका, गीतिका, उसके बाद बेला, अर्चना, आराधना। ठीक है, ये क्या है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट, इन्हें छंद का प्रवर्तक भी बोला गया है। क्या बोला गया है? छंद का प्रवर्तक या छंद का संस्थापक। किसे बोला गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ही बोला गया है, क्योंकि एक इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना आती है जूही की कली। जूही की कली, जो क्या है आपकी छंद युक्त है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 14 दोनों हमारे वर्णमाला से ही दिए गए हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से प वर्ग का व्यंजन नहीं है। कौन सा हमारा प वर्ग का व्यंजन नहीं होता? जब हम कचटतप पढ़ते हैं तो हमारा प वर्ग आता है, जो होता क्या है हमारा? ये कंठ तालु मूर्धा दंत होता है। प हमारे दंत के अंतर्गत आता है। आता क्या है? ओष्ठ होता है, लास्ट होता है ओष्ठ। क्या क्या आते हैं इसमें? प, उसके बाद प के बाद फ, उसके बाद होता ब, भ और मैं।
अब देख लो इसके जो बाहर होगा कौन सा, ओस्ट के अंतर्गत या पे वर्ग में नहीं आता, तो क्या नहीं आता हमारा, ऑप्शन नंबर डी नहीं आता, यह नहीं आता। तो यह क्या है, ये हमारा, ये तो हमारा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, ये, रे, ले और वे, ये क्या है हमारे अंतस्थ व्यंजन है, जो कि ये शुरू के दोनों जो हमारे दर्शाए गए हैं, ये और वे क्या होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। अर्धस्वर, ये भी पूछा गया कितने व्यंजन अर्धस्वर है, तो बताना 2 व्यंजन अर्धस्वर हैं, कौन कौन से हैं, दोनों को याद रखना है। उसके बाद जो हमारा रे होता है, ये क्या होता है हमारा, लुंठित होता है, अर्थात इसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ क्या होती है, लुढ़क जाती है। ले क्या होता है, पार्श्विक होता है, पार्श्विक अर्थात इसका उच्चारण करते समय हमारा मुंह खुला रह जाता है, उसे पार्श्विक कहते हैं। सही है, उच्चारण के आधार पर भी याद रखना, जो हमारा यह है, रे है, ले है और बे है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो बताना तालु, रे का बताना दंत, और ले का इसका भी दंत है, और लास्ट में जो हमारा बे है इसका भी दंत है, लेकिन लास्ट में क्या हो जाएगा, ओष्ठ जुड़ जाएगा, तो दंत ओष्ठ होता है बे। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, क्या था इसमें, पे वर्ग में नहीं आता, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन आपने पढ़े होंगे, संख्या 4 होती है, लेकिन इन्हें अन्य किस नाम से जानते हैं, तो बताना संयुक्त स्वर को विजातीय व्यंजन भी कहते हैं। विजातीय अर्थात दूसरी जाति के, कितने होते हैं, 4, कौन कौन से हैं, 6, त्रय, उसके बाद ग और लास्ट में श्रय, ये क्या दिए गए हैं हमारे, संयुक्त व्यंजन है। कितने हैं, तो ये हमारे 4 होते हैं, इन्हें हम अपना प्रकार में शामिल नहीं करते। देख लेते हैं, 6 जो बनकर बना हुआ था हमारा, किससे बना होता, क और 66 कोण से, तय, तय और रे से मिलकर बना है। ग यानी जय और अया से मिलकर बना है। श्रय बड़ा से और रे, इनसे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो 2 क्वेश्चन हमारे वर्णमाला से थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन आ गया हमारा लक्षणा से। लक्षणा क्या है, अगर आपने प्रैक्टिस सेट करे होंगे हमारे, तो आप इनकी धूल उड़ाते हुए चले जाओगे। जो दिया गया है लक्षणा क्या होता है, तो आपको बताना ये हमारा शब्द शक्ति का भेद होता है। लक्षणा क्या है, बताना शब्द शक्ति के भेद है। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, तो देखो 3 भेद होते हैं, और इसी से क्वेश्चन पूछा, कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, क्या क्या होते हैं, तो पहले बताना, पहला होता है अभिधा, ये भी शब्द शक्ति का भेद है। उसके बाद लक्षणा, शब्द शक्ति का भेद है। उसके बाद व्यंजना, व्यंजना ये भी शब्द शक्ति का भेद है। शब्द शक्ति के देखो 3 भेद है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बस लक्षणा पूछा है, लक्षणा क्या है। कल को यह भी पूछा जा सकता है कि अभिधा क्या है, जब लक्षणा पूछा गया तो ये भी पूछा जा सकता है, व्यंजना भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारे दिए गए हैं सबसे सम्मानित व्यक्ति, और इनके बारे में क्या पूछा है, हमारे मुंशी प्रेमचंद, जिनका वास्तविक नाम धनपत राय था, इनका देहांत या देह अवसान कब हुआ था। कब हुआ था और कहां हुआ था, कुछ भी आ सकता है, आपको बताना है कब इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु होती है 1936 में होती है। पूछा जाए कहां होती है, तो बनारस में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर होता क्वेश्चन जन्म से, तो जन्म बताना 1880 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, मृत्यु कब हो गई, 36 में हो गई। मुंशी प्रेमचंद के बारे में ये बात है। इनका वास्तविक नाम पूछा जाता है, वास्तविक नाम है तो धनपत राय। अन्य नाम आता है एक नवाब राय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नवाब राय। उसके बाद उपनाम आते हैं इनके, जैसे कलम का सिपाही। उसके बाद कलम का
जादूगर। कलम का सिपाही, कलम का जादूगर। उसके बाद कथा सम्राट, कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट। सब किसे बोला गया है? मुंशी प्रेमचंद्र को बोला गया है। ठीक है, अब देखो ना तो इनका वास्तविक नाम प्रेमचंद्र था, वास्तविक नाम धनपत था, अन्य नवाब राय था, तो इन्हें प्रेमचंद्र नाम किसने दिया है? आपको ये चीज याद रखनी है कि मुंशी प्रेमचंद्र को प्रेमचंद्र किसने बोला था? तो व्यक्ति का नाम है दया नारायण। दया दया नारायण नामक व्यक्ति है जिन्होंने मुंशी प्रेमचंद्र को प्रेमचंद्र नाम दिया था। ठीक है, चीजें याद रखनी। उसके बाद नेक्स्ट इन्हें बोला जाता है कलम का जादूगर। कलम का सिपाही या कलम का जादूगर किसके द्वारा बोला गया? तो व्यक्ति का नाम है मदन गोपाल नामक व्यक्ति थे जिन्होंने इन्हें ये नाम दिया था। इनका अधूरा उपन्यास आता है मंगलसूत्र। क्या है अधूरा उपन्यास इनका? मंगलसूत्र। इन्हें इनका बेटा पूरा करता है जिसका नाम क्या है? अमृत राय था। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा? तो बता, मंगलसूत्र। किसके द्वारा पूरा किया गया था? इनके बेटे अमृत राय द्वारा। सही है। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है इनके बारे में कि मुंशी प्रेमचंद वास्तविक रूप से उर्दू के लेखक थे। इनके बारे में जितनी भी बात करें उतनी ही कम होगी। आपको प्लेलिस्ट में जाकर मुंशी प्रेमचंद की वीडियो मिल जाएगी। जितने भी क्वेश्चन आज तक उनसे बने हैं सब पर चर्चा की गई है। एक एक चीज, अधूरा उपन्यास जो दिया गया मंगलसूत्र, ऐसा जो ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर दिया था सोजे वतन, सब चीजें इसमें दी गई है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या था हमारा? बी हमारा आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन नंबर को क्या दिया गया है इसमें? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है तुरंग शब्द का अर्थ बताना है। तुरंग शब्द का क्या अर्थ होता है? पर्यायवाची ये पूछ लिया गया है तुरंग। तो तुरंग के जो पर्यायवाची होते हैं आपको याद रखना है, इसे और क्या बोलते हैं? बहुत महत्वपूर्ण नाम है, आपको याद रखना है आशु विमानक। जो तुरंग है उसे क्या बोला गया है? आशु विमानक बोला गया है। उसे ही बोला गया है सैंधव। क्या बोला गया है? सैंधव। उसे ही बोला गया है रविसुत या रविसूत्र या रविसुता, जो भी नाम आ जाएगा, ये सुता नहीं आएगा, सुत ही आएगा, रविसुत। उसके बाद तुरंग, घोटक, अन्य नामों में हरि, बाजी, जो शर्त लगाई जाती थी बाजी, अब पता चल गया होगा किसकी बात हो रही है? अस्ब है। ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये हमारे सब घोड़े के पर्यायवाची शब्द थे। महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कौन कौन से दिए गए हैं। जैसे देखो ये नया अंशु विमानक, सैंधव, रविसुत, तुरंग, घोटक, हरि, बाजी, अस्ब और है। किसके पर्यायवाची? सब घोड़े, घोड़े के पर्यायवाची। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द पूछा गया वर्तनी से। सही वर्तनी छांटनी है। एक हमारी सही वर्तनी दी गई है। कौन सा है जो हमारा सही रूप दिया गया है? सब में अनिष्ट है, सब में अनिष्ट। जब मैंने आपसे क्वेश्चन कराए थे, जब मैं वर्तनी कराता था क्लास में, मैंने बताया था कि हमारे एग्जाम में ये जो ठै और ठै का खेल है ना, ये जो है ये बना देते हैं, नचा देते हैं क्वेश्चनों को। बताओ कौन सा हो? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अनिष्ट होगा, ना कि अनिष्ट नहीं होगा, ठै होगा। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 आपके दृष्टि पटल पर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है? मक्खन, घी और नवनीत। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, नवनीत है मक्खन। अगला देखते हैं 20 का। निम्नलिखित में कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? कौन सा हमारा अर्धविराम चिन्ह है? विराम चिन्ह से क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बताना है विराम चिन्ह, अर्धविराम कौन सा होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, ये तो आपके लिए गिव अवे है, आपको ये बताना है, मैं चिन्ह बताता हूं इन्हें क्या बोला गया है। एक तो ये बताने हैं, उसके बाद इन दोनों में क्या अंतर है। ये अलग अलग है विराम चिन्ह, दोनों अलग अलग है।
ठीक है, ये आपको गिव अवे है, आपको बताना है। 20वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।